सादर अभिवादन। आपका दिन शुभ हो। साथियों, आज हम कन्या लग्न के बारे में बात करेंगे कि इसमें कौन से ग्रह शुभ फल देते हैं, कौन से ग्रह अशुभ फल देते हैं, आपको क्या करना चाहिए और किस देवी देवता की पूजा आपके लिए शुभ फल प्रदान करेगी। आपके लग्नेश की स्थिति, आपके योग कारक ग्रहों की स्थिति आपको क्या से क्या बना सकती है और अशुभ ग्रहों की स्थिति आपको क्या नुकसान पहुंचा सकती है, इसी विषय में बात करेंगे। कन्या लग्न का मतलब जातक के जन्म के समय पूर्व दिशा में जो राशि उदित होती है वही लग्न राशि मानी जाती है। अगर आप कन्या लग्न के जातक हैं तो आपके लग्नेश बुध होते हैं। लग्नेश हमेशा किसी भी जन्म चक्र में शुभ फल ही प्रदान करते हैं। अगर पीड़ित हो तो शुभ फलों में न्यूनता आती है। तो कन्या लग्न में बुध देव लग्नेश है। द्वितीय भाव में तुला राशि पड़ती है। तुला राशि के स्वामी शुक्र देव होते हैं, तो द्वितीय शुक्र देव हुए। तृतीय भाव में वृश्चिक राशि पड़ती है, तो तृतीय मंगल देव हुए। चतुर्थ भाव में धनु राशि पड़ती है, तो धनु राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति होते हैं। इसी के साथ पंचम भाव में मकर राशि पड़ती है, जिसके स्वामी शन है। पुनः षष्ठम भाव में भी कुंभ राशि पड़ती है, जिसके स्वामी शनिदेव होते हैं। इसी के साथ सप्तम भाव में मीन राशि होती है, जिसके स्वामी गुरुदेव बृहस्पति होते हैं। इसी के साथ अष्टम भाव में मेष राशि होती है, जिसके स्वामी मंगल होते हैं। नवम भाव में वृष राशि होती है, जिसके स्वामी शुक्रदेव होते हैं। दसम भाव में लग्नेश की अपनी राशि बुध देव की राशि मिथुन होती है। इसी के साथ एकादश भाव में कर्क राशि होती है और द्वादश भाव में सिंह राशि होती है। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव होते हैं, कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव होते हैं। तो राशियों के हिसाब से एक ग्रह कन्या लग्न में इन भावों के स्वामी होते हैं और बर्थ चार्ट में जन्म कुंडली में अपनी भाव स्थिति के अनुसार फल प्रदान करते हैं। अगर योग कारक ग्रह अच्छे भाव में हुए तो शुभ फलों में प्रगति होती है, बढ़ोतरी होती है। वहीं अगर अशुभ ग्रह शुभ भाव में होते हैं तो शुभ फलों में कमी करते हैं, और अगर अशुभ भाव में हुए तो अशुभ फलों की बढ़ोतरी करते हैं। आइए जानते हैं कन्या लग्न के लिए कौन से ग्रह शुभ फल प्रदान कर सकते हैं और कहाँ सबसे अच्छी स्थिति होगी उनकी। शुरू करते हैं हम लग्नेश से। लग्नेश का आशय लग्न भाव के स्वामी के साथ है। यहाँ लग्न भाव के स्वामी बुध देव हैं और इसी के साथ वो दसम भाव के भी स्वामी हैं। तो दशमेश और लग्नेश होकर बुध देव कन्या लग्न के लिए बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं, बहुत ही शुभ कारक होते हैं। अगर कन्या लग्न में बुध देव प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, इसी के साथ नवम भाव में, दसम भाव में अगर मौजूद होते हैं तो जातक के शुभ फलों में बढ़ोतरी होती है, जातक जीवन में प्रगति करता है। अगर इन भावों को छोड़कर लग्नेश बुध देव अगर कहीं बैठे हुए हैं तो आप ये मान के चलिए कि शुभ फलों में न्यूनता ही मिलेगी। तो बुधदेव की स्थिति अगर आप अपनी कुंडली में देखते हैं, देखिए बुध अगर इन भाव में है तो अच्छा फल मिलेगा, बहुत अच्छा फल मिलेगा। जैसे लग्न में बैठ के बुधदेव आपको अच्छा व्यापारी, अच्छा गणितज्ञ, बुद्धिमान
कूटनीतिज्ञ बना सकते हैं। तो इसी तरह से अन्य भावों में इनकी स्थिति के अनुसार फलों के शुभाशुभ में आपको दिखाई देगा। एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं, चूंकि कन्या लग्न में लग्नेश बुध होते हैं, लग्नेश ही आपका बाह्य आवरण होता है। क्या आप दिखाई देते हैं, क्या आप ऊपर से दिखाई देते हैं, तो एक बुध का प्रतिनिधित्व यहाँ मौजूद है। बुध के बारे में चंद शब्दों में हम बता देते हैं कि बुध क्या है। बुध पृथ्वी तत्व प्रधान रजोगुण प्रधान ग्रह होता है, नपुंसक ग्रह की श्रेणी में आता है, उत्तर दिशा का स्वामी होता है। इसके संबंधों कारकत्व में जो हमारे अगल बगल संबंधी होते हैं उसमें बुध देव बहन, बेटी, साली और मौसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। बुध देव प्रधान व्यक्ति बैंकर हो सकता है, इकोनॉमिस्ट हो सकता है, गणितज्ञ हो सकता है, चिकित्सक हो सकता है, व्यापारी हो सकता है, अध्यापक हो सकता है, ज्योतिषी हो सकता है, संचार विभाग में अच्छा कार्य कर सकता है, राजदूत हो सकता है। यानी कम्युनिकेटर का कार्य और जहाँ बुद्धि का कार्य होता है, जहाँ बताने का कार्य होता है, वो सब बुधदेव के कारकत्व में आते हैं। इसी के साथ पक्षियों में तोता इनके प्रतिनिधि हैं, रंग में हरा रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी के साथ जानवरों में भेड़, बकरी आदि का स्वामित्व या कहिए कि ये इनके प्रतिनिधि के रूप में भेड़, बकरी ये मौजूद होते हैं। हमारे शरीर में बुधदेव नसों के साथ साथ मुख्य रूप से दांत का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये हमारे वाणी के कारक होते हैं और तत्वों में फिटकरी का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ग्रहों में शुक्र और सूर्य इनके मित्र होते हैं। चंद्रमा इनके साथ शत्रुता करता है, लेकिन ये चंद्रमा के साथ शत्रुता नहीं करते हैं। और जो है गुरुदेव बृहस्पति शत्रुवत व्यवहार इनके साथ करते हैं, मंगल के साथ शत्रुता बनी रहती है। और नवग्रहों में इनको कुमार की संज्ञा दी जाती है। सूर्य राजा हैं और चंद्रमा रानी हैं, तो बुध को कुमार से मतलब युवराज और युवराज्ञी मतलब कि महिला और पुरुष दोनों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है युवराज के रूप में। ये कन्या राशि में उच्च के भी होते हैं और मूल त्रिकोण राशि भी इनकी कन्या होती है। इसी के साथ बुधदेव मीन राशि में जाकर कमजोर पा जाते हैं और मीन राशि इनकी नीच राशि होती है। शुक्र के घरों में ये अपने आप को बहुत कंफर्ट फील करते हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं। तो शुक्र के ग्रहों में यह विशेष रूप से अपने कार्यकत्व का पूर्ण प्रदर्शन करते हैं। इसी के साथ आप इनके देवी देवताओं में पुराने पद्धति में भगवान विष्णु की आराधना के लिए कहा गया है। पुरानी भारतीय वैदिक ज्योतिष में कहीं कहीं विष्णु भगवान की आराधना के लिए भी बुध प्रधान व्यक्ति को कहा गया है, लेकिन अधिकतर शास्त्रों में भगवान गणेश की पूजा और माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। बुध देव के कारकत्व से शुभ फल प्राप्त करने के लिए, बुध देव को शुभ करने के लिए भगवान गणेश और माँ दुर्गा की प्रसन्नता अगर हमको मिलती है तो हमारे बुध ग्रह जो है प्रसन्न होके हमको जातक को अच्छा
फल प्रदान करते हैं। तो इसी के साथ पुनः हम लौटते हैं कन्या लग्न में। लग्नेश के बाद द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति को, द्वितीय की स्थिति को क्या फल होगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि द्वितीय भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी होने के कारण, नवमेश होने के कारण, भाग्येश होने के कारण, त्रिकोण भाव का स्वामी होने के कारण कन्या लग्न के लिए शुक्रदेव शुभ फल ही प्रदान करते हैं। और अगर अच्छी जगह पर हुए तो आपके वाणी में सौम्यता लाते हैं और पैतृक संपत्ति की रक्षा करके आपके भाग्य भाव में वृद्धि करते हैं। कन्या लग्न में शुक्रदेव अगर द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में, दसम भाव में मौजूद होते हैं तो बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। इसी के साथ दो महत्वपूर्ण बिंदु कन्या लग्न में शुक्रदेव के लिए होते हैं। एक तो मीन राशि में शुक्रदेव उच्च के होते हैं, तो सप्तम में बैठकर उच्च होने के कारण अपने कारकत्व के द्वारा, आप ध्यान से इसको सुनिएगा, अपने कारकत्व के द्वारा जीवन साथी के साथ दूरी बनाने का कार्य भी कर सकते हैं अगर आपने विवेक का प्रयोग नहीं किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि शुक्रदेव को नैसर्गिक रूप से द्वादश भाव में शुभ माना जाता है, क्योंकि शुक्रदेव भोग के कारक हैं, भोग कारक ग्रह हैं। तो द्वादश भाव में बैठकर जातक को भोग के साधन उपलब्ध करवाते हैं, किंतु यहाँ द्वादश भाव में इनके जो है सिंह राशि होती है। सिंह राशि के स्वामी शुक्र सूर्य देव होते हैं। सूर्य और शुक्र आपस में शत्रुवत व्यवहार रखते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक ऊर्जा और अग्नि का स्रोत है तो एक सौम्यता और रस का स्रोत है। सूर्य और शुक्र के संबंध में शुक्रदेव की रस प्रधानता और सौम्यता समाप्त हो जाती है। तो इस नाते भोग के साधनों की उपलब्धता में न्यूनता हो सकती है, खींचतान हो सकता है, समस्या हो सकती है अगर कन्या लग्न में शुक्रदेव द्वादश भाव में बैठते हैं। इसी के साथ तृतीय भाव और अष्टम भाव के स्वामी यहाँ मंगल देव होते हैं, जो कन्या लग्न के लिए अति खराब ग्रह माने जाते हैं। अति अशुभ ग्रह मंगल देव होते हैं कन्या लग्न के लिए, और तृतीय भाव और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। अब किन परिस्थितियों में एक व्यक्ति का कम नुकसान करेंगे, कम अशुभ होंगे, तो आइए हम आपको बताते हैं कि मंगल देव कन्या लग्न में किस जगह स्थित होकर जातक को कम नुकसान पहुंचाएंगे। तो साथियों, कन्या लग्न में मंगल देव अगर तृतीय भाव में, पंचम भाव में, अष्टम भाव में अगर मौजूद हो तो जातक को कुछ अच्छे फल भी प्रदान करेंगे और अशुभ फलों में न्यूनता होगी। इसी के साथ अगर दसम भाव में मिथुन के मंगल बैठ जाते हैं तो उतने प्रभावशाली तो नहीं होंगे, क्योंकि
मिथुन राशि वहां मौजूद है और इसी के साथ मंगल देव दसम भाव में दिग्बली होते हैं। अगर स्वराशिस्थ हो जाए तो कुल दीपक योग बनता है, लेकिन तृतीय का दसम भाव में मौजूद होना यह प्रदर्शित करता है कि व्यक्ति के कार्यों में उसके पराक्रम की झलक होगी, व्यक्ति पराक्रमी होगा, व्यक्ति दुस्साहसी होगा। यहाँ अगर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि या बुधदेव की दृष्टि या इस तरह की चीजें हो जाती हैं और व्यक्ति थोड़ा सा विवेक के साथ कार्य करेगा, बुद्धि के साथ कार्य करेगा, तो यहाँ कुछ शुभ फल मिल सकते हैं। इसी के साथ चतुर्थ भाव, इसी के साथ जो है पंचम भाव षष्ठम भाव के पहले हम आपको चतुर्थ भाव के बारे में बताते हैं। यहाँ चतुर्थेश गुरुदेव बृहस्पति होते हैं जो कि सप्तमेश भी हैं। तो दो केंद्र भाव के स्वामी होने के कारण गुरुदेव बृहस्पति कन्या लग्न के लिए शुभ फल प्रदान करते हैं, किंतु सप्तमेश होने के कारण मारक भी होते हैं। यहाँ गुरुदेव की स्थिति अगर चतुर्थ भाव में सप्तम भाव में मौजूद है तो अशुभ फलों में थोड़ी सी कमी होगी। अगर गुरुदेव बृहस्पति एकादश भाव में कर्क राशि के मौजूद हैं तो उनकी दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ेगी, जिन ग्रहों पर पड़ेगी, वहाँ वो शुभता प्रदान कर सकते हैं। बाकी मेरी जानकारी के अनुसार कन्या लग्न में गुरुदेव बृहस्पति से बहुत अपेक्षा तो नहीं कर सकते, किंतु ये चतुर्थ भाव में बैठकर दसम भाव को देखेंगे तो व्यक्ति के कार्यों में, वहां पर बैठे ग्रहों में शुभता आ सकती है। इसी के साथ चतुर्थ भाव में बैठ के वो अष्टम भाव को भी देखेंगे तो थोड़ी सी शुभता वहां भी आ सकती है। इन व्यय पर भी थोड़ा सा शुभ व्यय होगा, सब व्यय होगा, ये चीजें हो सकती हैं। तो चतुर्थ भाव अच्छा भाव है, चतुर्थेश अगर अच्छी जगह पर बैठते हैं तो माता वाहन मकान की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। लेकिन यह है कि पुनः मैं कह रहा हूं कि बहुत अपेक्षा नहीं। इसी के साथ पंचम भाव और षष्ठम भाव के स्वामी शनि होते हैं जो लग्नेश के ना तो मित्र हैं ना तो बहुत शत्रु हैं और स्वयं न्याय के अधिकारी हैं, दंडाधिकारी हैं। पंचमेश होने के कारण शनिदेव शुभ फल प्रदान करेंगे। हालांकि उनकी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि छठे भाव में है, लेकिन छठा भाव आपकी प्रतियोगिता का, आपके मामा का, आपके लड़ाई झगड़े का, तमाम इस तरह के आपके नौकरी का, दासत्व का भाव होता है, जो कि जो है वहां अगर शनिदेव मौजूद हो जाते हैं तो कन्या लग्न के जातकों को शुभ फल प्रदान करेंगे। खासकर नौकरी के मामले में, शत्रुओं के मामले में अगर कहीं अशुभ स्थिति हो गई तो व्यक्ति को ज्यादा ऋण में भी कर सकते हैं। तो पंचमेश होने के नाते जहाँ शुभ फल प्रदान करेंगे, षष्ठेश होने के नाते मिला जुला असर रहेगा। कन्या लग्न में शनिदेव अगर द्वितीय भाव में मौजूद हैं, पंचम भाव में मौजूद हैं, षष्ठम भाव में मौजूद हैं, नवम भाव में मौजूद हैं, दसम भाव में मौजूद हैं, तो व्यक्ति को कुछ शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं और अशुभ फलों में न्यूनता आएगी। तो इसी के साथ दसम भाव में हमने पहले बता दिया है कि द्वितीय और सप्तमेश शुक्र हैं, द्वितीय और नवमेश शुक्र हैं जो है अति शुभदायक होंगे कन्या लग्न के लिए। इसी के साथ दसम भाव में मिथुन राशि है, लग्नेश के बारे में हम बता ही चुके हैं। एकादश भाव में चंद्रदेव की राशि कर्क राशि होती है।
तो एकादशेश होके चंद्रमा अगर एकादश भाव में बैठे हुए हैं, नवम भाव में बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो शुभ फल मिल सकता है। इसको छोड़ के अगर वो अन्य जगहों में बैठते हैं तो अशुभ फलों में की प्राप्ति होगी। लग्न में बैठ के चंद्रदेव थोड़ा सा व्यक्ति को मानसिक रूप से बेहतर बना सकते हैं। अगर कहीं बुध देव का साथ मिल गया तो व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होता है। द्वादश भाव के स्वामी यहाँ सूर्य देव होते हैं, जो लग्नेश के मित्र भी होते हैं। सूर्य देव अगर कन्या लग्न में, तृतीय भाव में, यहाँ तक कि छठे भाव में, पुनः अष्टम भाव में या दसम भाव में या द्वादश भाव में बैठ जाए तो भाव के अनुसार शुभ फलों में कुछ वृद्धि हो सकती है और अशुभ फलों में न्यूनता आ सकती है। इनको छोड़ के अगर सूर्य देव कहीं बैठते हैं तो यह मान के चलिए कि अशुभ फलों में ही वृद्धि होगी और शुभ फलों की प्राप्ति में कमी होगी। तो साथियों, ये सभी ग्रहों की स्थिति हो गई। अब अगर कन्या लग्न में राशिस इनके हिसाब का हो गया, कहने का मतलब चंद्रमा की स्थिति अगर द्वितीय भाव में हो जाए, चंद्रमा की स्थिति अगर नवम भाव में हो जाए, चंद्रमा की स्थिति अगर दसम भाव में हो जाए, तो व्यक्ति शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से ऊंचाइयों पर जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आपकी कुंडली में बुध देव शुभ हैं, आप अपने ऊपर देखिए तो जो हमने अच्छाइयाँ बताया है वो अच्छाइयाँ आप में दिखेंगी। अगर बुध देव अशुभ हैं तो बुध देव से होने वाली खराबी आपके शरीर में, आपके जीवन में दिखाई देगी। जैसे अगर आपके संबंध आपकी बहन से, आपकी बेटी से, आपकी बुआ से, आपकी मौसी से अगर बहुत अच्छे संबंध हैं तो आपका बुध शुभ है। अगर इन लोगों से संबंध खराब हैं तो मान के चलिए कि आपके बुध अशुभ है। अगर आप हाजिर जवाब हैं, अगर आप गणित हल कर लेते हैं, अगर आप अच्छे चिकित्सक के रूप में एज ए फिजिशियन प्रसिद्ध हैं, आप मुकदमेबाजी में एक वकील के रूप में बहस में आप प्रसिद्ध हैं, आप ढंग से कर ले जाते हैं, आप बैंकिंग में हैं, आप पत्रकारिता में हैं, आप राजदूत के रूप में राजकीय सेवा में हैं, आप मैसेंजर में हैं, तो और सब कार्य आप सुचारू ढंग से कर ले जाते हैं, तो मान के चलिए कि आपके बुध शुभ है। अगर ऐसा नहीं है, आपको इसके विपरीत की चीजें दिखाई देती हैं, तो आपका बुध अशुभ है। अब बुध को कैसे ठीक करें? क्योंकि लग्नेश किसी भी कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण होता है। लग्नेश आपका बाह्य आवरण होता है। लग्नेश अगर मजबूत है तो आप बाह्य रूप से एकदम फिट रहेंगे, और अगर बाह्य रूप से आप फिट रहे तो आपकी आधी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो बहुत समय ना लेते हुए मैं लग्नेश को मजबूत बनाने के कुछ साधन आपको
बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए, अपने जीवन में उसको करेंगे तो आपको निश्चित रूप से शुभ फल प्रदान आपको मिलेगा होगा। आप बुद्धदेव को प्रसन्न करने के लिए भगवान गणेश की पूजा करिए। आप बुद्धदेव को प्रसन्न करने के लिए माँ दुर्गा की आराधना करिए। यह दोनों कार्य आप करते हैं तो बुद्धदेव की प्रसन्नता मिलेगी। इसी के साथ बुद्धदेव के बीज मंत्र जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप नियमित आराधना में इसका जप करते हैं, अगर आप बुध आपके लग्नेश हैं, आप इनका जप करते हैं तो आपको शुभ फल ही प्रदान होगा। आप मंत्र को सुने। ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं स बुधाय नमः ओम। ये बुद्धदेव का बीज मंत्र है। आप नियमित आराधना में अगर इसका जप करते हैं तो शुभ फल की प्राप्ति होगी। इसी के साथ बुधदेव अगर अशुभ हैं तो आप इनको शांत करने के लिए आप दान कर सकते हैं। आप गौशाला में हरे चारे का दान कर सकते हैं। आप गाय को हरी घास खिला सकते हैं। किन्नरों को बुधवार के दिन बुध की होरा में हरे रंग की चूड़ियाँ, हरे रंग के वस्त्र आप उनको दान कर सकते हैं। आप हरी मूंग का दान कर सकते हैं और हरे मटर का दान कर सकते हैं। अगर कुंडली में बुध अशुभ हो, बुध के शुभ फलों में वृद्धि करने के लिए जिनके कुंडली में बुध लग्नेश हो या योग कारक हो तो उनको जो है हरे मटर का, हरी मूंग का सेवन करना चाहिए और किन्नरों को प्रसन्न रखना चाहिए। किन्नर भी बुधदेव के प्रतिनिधि होते हैं। तो ये तमाम जानकारियां हमने आपको कन्या लग्न के बारे में, लग्नेश के बारे में और इसमें ग्रहों के हिसाब से क्या परिणाम शुभाशुभ हो सकते हैं उसके बारे में बताया। आपने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की तमाम जानकारियों के लिए आप जुड़िए हमारे YouTube चैनल राष्ट्रीय जीवन से। कन्या लग्न और बुधदेव के बारे में ये एक सामान्य जानकारी है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में सटीक फलादेश कथन के लिए लग्न कुंडली, नवमांश, इसी के साथ गोचर और महादशाओं का पूर्ण प्रभाव होता है। साथ में अष्टक वर्ग भी देखना होता है। तो किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत कुंडली में इतने चीजों का समावेश करके अगर हम कोई फल कथन करते हैं तो वो सटीक होता है। तो अगर आपको किसी तरह की सलाह की जरूरत है आप हमारे चैनल पर लिख सकते हैं। हमें खुशी होगी कि हम आपके किसी काम आएंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, हमारी हौसला अफजाई कर सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।